एवरीवन, मैं सीए सचिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनअकैडमी के अंदर। हम लोग आज आपके साथ आरटीपी डिस्कस कर रहे हैं मई 2020 का। ये हमारा एक लाइव सेशन है यूट्यूब पर। हम लोग एट द मोमेंट आपके साथ यूट्यूब पे लाइव हैं। जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो चाहें तो अपनी क्वेरीज हमसे यहाँ लाइव मोड में पूछ सकते हैं। हमने ऑलरेडी इसका एक सेशन कर लिया था। उस सेशन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे मई 2020 आरटीपी एससीएमपीई के। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी में मैं सीए फाइनल लेवल पर एससीएमपीई और इंटरमीडिएट पर कॉस्टिंग और एफएम पढ़ाता हूँ। मेरा अनअकैडमी में मॉर्निंग बैच चल रहा है एससीएमपीई का। मंडे टू सैटरडे उस बैच का टाइम है और मॉर्निंग में हम 7 to 9 क्लासेस लेते हैं। आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसके अंदर करीब करीब हमने आधा कोर्स कराया है, आधा कोर्स बाकी है। जो मिस हुआ है वो आप रिकॉर्डेड मोड पे देख सकते हैं, उसकी लाइव क्वेरीज पूछ सकते हैं और जो रेस्ट ऑफ द बैच है वो आप लाइव हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम YouTube पर फ्रीक्वेंटली लाइव आते हैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। साथ में कुछ स्पेशल फ्री क्लासेस भी होती हैं जिसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कराते हैं। ये हमारा जो YouTube लाइव रहेगा इसमें हम मोस्टली आरटीपीज को डिस्कस करेंगे। आज हम 2020 वाला आरटीपी कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट सेशन जो सैटरडे को है, आज जैसे देखा जाए तो थर्सडे है, जो सैटरडे को सेशन है सेम टाइम पर, उसमें हम नवंबर 2019 का आरटीपी डिस्कस करेंगे। उसका पार्ट 1 हम उस दिन करेंगे एंड पार्ट 2 लेटर ऑन करेंगे। तो आज हम मई 2020 का आरटीपी कंप्लीट कर लेंगे। आइएगा सर, हमने कुछ क्वेश्चंस पहले कर लिए थे ऑलरेडी, अब रेस्ट मैं आपके साथ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आई होप आपने अच्छी तरह से समझ लिए थे। नाउ यू कनेक्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। ये एक अच्छा केस स्टडी है, 5S के ऊपर बनाया गया है। इस आरटीपी के अंदर सारे उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस डाले गए हैं जिसके ऊपर हमें स्टडी मैट में कमी महसूस होती है। 5S के ऊपर एक छोटा सा केस स्टडी दे रखा है, बाकी थ्योरी कॉन्सेप्ट है। ये उन्होंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया है, सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है। आइएगा देखते हैं। गोल्ड स्टार लिमिटेड डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेडिशनल साइकिल। Recently, apart from manufacturing old style cycle, they start assembly of electronic cycle. ये लोग साइकिल बनाते हैं। पहले तो ट्रेडिशनल साइकिल बनाते थे, वो सीधे हैंडल और पेडल वाली। अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनानी शुरू करी है जिसके अंदर मीटर वगैरह भी होगा, स्पीडोमीटर, गियर्स भी होंगे, ये सब। Since GSL did not expand the factory area post starting assembly of electronic cycle, hence production flow largely remain occupied with all sort of material, jigs and tools. Some of them are frequently usable, some are often and some are less often, even some are quite rare. इन्होंने जब इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का प्रोडक्शन शुरू करा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल का प्रोडक्शन शुरू करा तो इन्होंने अपना एरिया नहीं बढ़ाया, उसी एरिया में काम किया। अब इससे हुआ क्या, वहाँ एरिया में बड़ा मैसअप हो गया, काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभार चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और कुछ टोटल वेस्ट वहाँ पे पड़ी हुई हैं चीज़ें। Worker usually complained that all category of jigs and tools are not available. Tools which are available also of those belong to those product design which are outdated. Although floor manager is opinion instead saying tools are not available, it can be said that they are not accessible because worker pick the tool from the toolkit or toolboard but not place it back after the use. Hence, it become difficult to locate such tool later on identify worker with whom they may be available. वर्कर जितने हैं वो कहते हैं हमें टूल्स नहीं मिलते, लेकिन जो फ्लोर मैनेजर है वो कहता है ऐसे मत बोलो, टूल्स नहीं है हमारे पास। टूल्स तो है बट एक्सेसिबल नहीं है। एक्चुअली टूल किट से वर्कर टूल्स ले जाते हैं और ले जाने के बाद वो लोग वापस लाके उनको रखते नहीं है, तो इससे वो सामान इधर उधर पड़ा रहता है। टूल तो इनके पास है बट उसको ठीक जगह रखा हुआ नहीं है। On name of maintenance department, there are only 2 staff members who are responsible for ensuring that every machine or equipment must be in running order and effective. Due to shortage of staff in maintenance department,
Requests for repair of plant or machine are handled with reasonable time frame and same will result in sharp deterioration of utility effectiveness of such plant machine. Even in some of the circumstance replacement become remain only alternative. मेंटेनेंस के नाम पे कह रहे हैं दो ही लोग हैं, वो बड़ा स्लो काम करते हैं, जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो आते नहीं हैं और अल्टीमेटली हमें मशीन को रिप्लेस ही करना पड़ता है. GSL has reasonable standardized operating procedure for manufacture of cycle, but scenario is worse in case of assembly of electronic cycle. Since GSL is recently entered into assembly of electronic cycle, hence KPI are not established for all the factors which are part of assembly process, including critical success factor. वो कहते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल साइकिल के लिए तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, बट जो अभी नया शुरू करा है ना उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है. तो उसके लिए ना तो हमने कोई KPIs इंडिकेट करे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ना CSF है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर. At GSL, the attrition rate at senior management position is quite high and no formal hierarchy is established, which result in drastic shift in workplace culture due to frequency changing role and responsibility. साथ में वर्कर के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, कोई आदमी इधर का उधर चला जाता है, इस वजह से थोड़ा फिक्स करने में काम को भी दिक्कत पड़ती है. Regarding safety of men and material, GSN is on front foot, taking all reasonable care, which is essential for purpose of eliminating any possibility of workplace accident. But assembly line of electronic cycle witnessed an incident recently where one model of X2 during assembly caught fire because wire set of X2 came into exposure of sparking from light near to such assembly line. Such fire causes burn of some of other metal too which are lying near to such assembly line. ये कहते हैं सेफ्टी चाहे मैन की हो या मटेरियल की, इसके लिए फ्रंट फुट पर है. इनके यहाँ बड़े सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स लिए जाते हैं, बट एक बार ही क्या हुआ, कुछ आग लग गई और वहाँ पे कुछ मटेरियल लगा था, उसने वो चिंगारी पकड़ ली. Post such incidents, CEO call for meeting with the help of top tier executive, majorly including production operation manager, safety maintenance, store manager, apart from management accountant. फिर CEO ने मीटिंग बुलाई जिसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर, मेंटेनेंस मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर और कंसल्टेंट सबको उस मीटिंग के अंदर बुलाया गया. ड्यूरिंग द मीटिंग while production and operation manager highlight some of the problem area, management accountant quoted 5S as the solution. जो लोग प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसने 5S को एक सोल्यूशन बताया. CEO asked management accountant to be ready with report and presentation on 5S which can highlight operational aspect of 5S. CEO ने मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहा भाई ये 5S तुम क्या कह रहे हो, इस पर एक रिपोर्ट बनाओ और इसकी जो मेन चीज़ें वो मैं हाईलाइट करो. रिक्वायर्ड. You are deputy to management accountant and asked by him to prepare a case in front of in form of report in favor of implementing applying 5S at GSL, explaining the expected benefit from this. उसने भी एक काम आपके भरोसे डाल दिया, आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जूनियर हैं, उसने आपको कहा कि एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें 5S हमें इम्प्लीमेंट करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो आप एक्सप्लेन करो. तो ये एक केस स्टडी है जिसको मैंने आपके साथ पढ़ा है. मेहुल सुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेहुल, हम CA फाइनल ग्रुप 2 SCMPE उसका RTP डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2020 का, सॉरी मई 2020 का, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले कर लिया था, सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं. तो मैंने यहाँ पर आपके साथ ये केस स्टडी डिस्कस कर ली है. मैं एक बारी आपको इसका ब्रीफ दे देता हूँ. ये लोग ट्रेडिशनल साइकिल बनाते थे, अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनानी शुरू करी है. अभी प्रोडक्शन फ्लोर पे काफ़ी मेसअप है क्योंकि सब चीज़ें इकट्ठी रहती हैं. टूल्स वगैरह इनको समय से नहीं मिलते हैं क्योंकि लोग ले जाते हैं वहीं छोड़ देते हैं. मेंटेनेंस भी इनमें दो ही लोग हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं. इसके अलावा कोई स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इनके यहाँ नहीं है जिसके थ्रू ये काम कर सके. साथ में एट्रिएशन रेट बहुत ज़्यादा है, एम्प्लॉय बार बार नौकरी छोड़ के जाते हैं, ऐसा कुछ. साथ में एट्रिएशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है.
ये लोग मैन और मटेरियल का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, फ्रंट फुट पे हैं एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए, बट अभी रिसेंटली वहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई स्पार्किंग हुई, इसकी वजह से वहाँ पे कुछ आग लग गई, कुछ फ्लोर पे मटल रखा था वो भी खराब हो गया। अब यहाँ बोला गया है ये लोग एक 5S का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने बोला है इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है 5S। अगर हम 5S यहाँ पे ले आते हैं तो ऐसा करने से हम यहाँ पर एक अच्छा सिस्टम बना लेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटेंट ने अपने जूनियर को बोला है तुम एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें 5S को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके एडवांटेज बेनिफिट्स बताइए। आइएगा मैं आपके साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा। देखिएगा, जब कभी भी आपको इस तरह की कोई रिपोर्ट बनानी हो तो आप ऊपर ऐसे उसको एड्रेस करेंगे, एड्रेस टू ऑफिस ऑफ सीईओ। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट देगा सीईओ को, गोल्ड स्टार लिमिटेड डेटेड, रिपोर्ट ऑन ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ दिस। सबसे पहले आपको यहाँ पे 5S को एक्सप्लेन करना है। आप कहेंगे 5S एक साइंटिफिक मेथड है वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए, इसके थ्रू हम अपने वर्क प्लेस को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। साथ में ये फाउंडेशन भी है टीपीएम के 8 पिलर्स के लिए। अगर आप अपनी कंपनी में फैक्ट्री में टीपीएम लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन 5S की बनानी पड़ेगी। 5S का फाउंडेशन है, उसके ऊपर 8 पिलर्स हैं, देन ओनली यू कैन मेक अ सक्सेसफुल टीपीएम ओवर स्ट्रक्चर। तो आइए एक बार यहाँ पे देखते हैं। 5S represent scientific way of workplace management so that work can be performed effectively, efficiently and safely. 5S came into practice। हाँ, मैं आपको बताया था जो 5S है बेसिकली वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है 5S represents scientific way of workplace management so that work can be performed effectively, efficiently and safely. It came into practice as a part of Toyota production system in early mid-20. It is considered as essential component of lean manufacturing foundation of 8 pillars of TPM. अब मैं आपको आगे 5S में बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला है S1 सॉर्टिंग। जो भी आपके प्रोडक्शन फ्लोर पे सामान पड़ा हुआ है आप उसको देखिए और उसको 4 हिस्सों में बांटिए। एक जो आपको रेगुलरली चाहिए, एक जो चाहिए बट अभी नहीं चाहिए, एक चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं चाहिए, और एक बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आपको जो भी ऐसा लगता हो जो आपके रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सामान आपको नहीं चाहिए, आप उसको वहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, फेंक सकते हैं। उसके लिए आप रेड टैगिंग का यूज़ कर सकते हैं। सो कुल मिला के आपने क्या करना है, अपने सामान को सॉर्ट करके रखना है जिससे प्रोडक्शन फ्लोर एकदम नीट एंड क्लीन रहे। तो देखिएगा क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू ओवरकम problem of idle lying over material all across production floor area, sorting of metal is to be neat in following categories. First, not needed at all, needed but not now, needed but not here, needed but not so much quantity. पहला है नॉट नीडेड एट ऑल, हमें चाहिए नहीं है, तो आप उसको रेड टैगिंग कर सकते हैं। इससे कल जो क्लीनिंग वाला आदमी आएगा वो उसको अपने साथ ले जाएगा। नीडेड बट नॉट नाउ, चाहिए बट अभी नहीं चाहिए, इसके ऊपर आप येलो टैग लगा सकते हैं। नीडेड बट नॉट हेयर, ये चाहिए बट ये मेरे डिपार्टमेंट का सामान नहीं है, ये कहीं और होना चाहिए, इसको आप यहाँ से लेके जाइए। नीडेड बट नॉट इन टू मच क्वांटिटी, इतना नहीं चाहिए हमें, तो हम आगे से जब इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कंसिडरेबल रिडक्शन के साथ प्लेस करेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं सेट इन ऑर्डर। यहाँ पर हमने देखा था जो उनके टूल्स थे वो जगह जगह बिखरे हुए थे। लोग टूल्स ले जाते हैं, किट से वापस लाके नहीं रखते, तो इसके लिए नेक्स्ट S2 है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस। हर चीज़ की जगह होना चाहिए और वो अपनी जगह पे होना चाहिए। इससे चीज़ें अगर स्कैटर्ड नहीं होगी तो हमें जो वर्क प्लेस है वो बड़ा नीट एंड क्लीन नजर आएगा। Systematic arrangement by ensuring place for everything and everything is in its place. Purpose is to save search time, eliminate motion time, waste time through visual management. Purpose is to save search time, eliminate motion waste through this with search free environment. Basically हमें search free इजी रिट्राइवल सिस्टम लेकर आना है, मतलब हमें ढूंढना ना पड़े और चीज़ें हमें जल्दी से रिट्राइव हो जाए, मतलब जल्दी से हमें मिल जाए।
यहाँ पे दे रखा है एक्सपेक्टेड बेनिफिट, फास्टर रिट्राइवल ऑफ थिंग्स। अगर हम H2 लेकर आते हैं तो हमें टूल्स बड़ी जल्दी से मिल जाएंगे। Opportunity to correct abnormality faster as visibility improve by system itself. Space saving by systematic arrangement. Efficiency of work improve as things are available when they are actually needed. Efficiency हमारी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमें चीज़ें जल्दी मिलने लगती हैं। नेक्स्ट है S3 शाइन। Ensure there must be cleanliness in and of everything. जो भी वहाँ पे सामान रखा हुआ है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जब भी कोई चीज़ क्लीन करें तो क्लीन विद मीनिंग करें, क्लीन विद इंस्पेक्शन करें। जैसे आपको 6 साइड से चीज़ों को साफ करना चाहिए, एक हो गया फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट राइट, एक अप और डाउन। और जब भी क्लीन करें तो मीनिंग के साथ करें। जैसे आप मान लीजिए कोई स्टेपलर पड़ा हुआ है, उस पर कपड़ा मार रहे हैं तो खोल के देख लीजिए उसके अंदर पिन है कि नहीं। कोई मशीन है उसमें ऑयलिंग ठीक है कि नहीं, नट बोल्ट टाइट है, कोई लीकेज तो नहीं है। इस तरह से आपने यहाँ पे काम करना है। Cleaning should be with meaning. Cleaning is inspection. Shine will help GSL to keep things in order, regular cleaning and upkeep, so that maintenance become preventive function rather than corrective function. Next, standardize. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। जैसे इनकी पुरानी जो बाइसिकल बनती थी उसके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर या स्टैंडर्ड मेथड सेट कर रखा है, लेकिन जो नई इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनानी शुरू करी है उसके लिए इनके पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। इनके पास उसके कोई KPIs नहीं है, कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर नहीं है, तो इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। Establishing standard and making operating procedure to create consistency and ensure all steps are performed correctly. These are fixed responsibility for implementing evaluating system, integrate these responsibility, check how well the system is working and sustaining itself. Next, S5, sustain. In order to sustain with established standard, it is required to do. आपने 5S इम्प्लीमेंट कर दिया, अब आपको डेली बेस पे मॉनिटर करना है कि सब चीज़ें ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। अगर आपको लगता है सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप रिपोर्ट बनाइए और उसको दोबारा से सिस्टम पे लेकर आने की कोशिश कीजिए। डेली मॉनिटरिंग करना है, इम्प्रूविंग ओनरशिप बाय एलोकेटिंग एरिया, रेड कैट कैंपेन चलाना है, कम्युनिकेटिंग विजुअली, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, पीरियोडिक, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। लेकिन आजकल एक 6S भी आ गया है और वो है सेफ्टी। हमें सेफ्टी के साथ भी काम करना है while performing all remaining 5S. Further detail can be tabled on revision basis. Closure of report, management accounted. इस तरह से 5S की रिपोर्ट जाएगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, देखिएगा ज़रा। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर है, बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर केस स्टडी बनाई गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइएगा ज़रा हम आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं क्या लिखा है। In 2009, Luxo had monopoly in eyewear market of America. Luxo monopoly. But the problem with the company was that it was selling variety of eyewear. But दिक्कत ये है, काफ़ी सारी वैरायटी बेच रहे थे by putting a big price on it, और बहुत महंगा सामान बेच रहे थे। At present there is almost nothing that you can't buy online, but at that time there were limited things you could order online. उस टाइम ऑनलाइन का इतना चलन नहीं था। In 2019, RB Signer launched website to sell eyewear glasses online. Selling eyewear online and competing with Luxo was a challenging for RB. Within just 4 years, RB break the monopoly. पहले लक्सो की मोनोपोली थी, वो स्टोर के थ्रू बेचता था। आरबी आया ऑनलाइन लेके और 4 साल में उसने उनकी मोनोपोली तोड़ दी। द मेजर मार्केट ऑफ अमेरिका, पीपल फाइंड इट रियली कन्वीनियंट टू बाय सनग्लासेस एंड ग्लास ऑनलाइन एंड गेट डिलीवर एट डोर स्टॉप। और जितने भी लोग थे उनको ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा कि डिलीवरी उनके डोर स्टेप पे होने लगी। फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ लक्सो, RB eliminated the middleman from manufacturing process, launched its own optical lab to have its own manufacturing process. RB ने मिडलमैन को हटा दिया, अपनी खुद की लैब बनाई जहाँ पे ग्लासेस बनने लगे।
The range of product services offered by RBA which make different from Luxo include easy buying process. एक तो इन्होंने जोड़ दिया easy buying process, delivery at doorstep, stylish glasses, customized eyewear, product was sold on site at very affordable price. तो RBA के सक्सेस का कारण क्या है? एक तो easy buying, घर पे डिलीवरी, कस्टमाइज्ड, आपके हिसाब से कलर वगैरह चेंज हो सकते हैं, स्टाइलिश ग्लासेस और अफोर्डेबल. मिशन विजन ऑब्जेक्टिव क्या है? मिशन इम्प्रूविंग पीपल लाइफ विद आवर हेल्थ केयर प्रोडक्ट इन अ सोशली कॉग्निजेंट वे. हमें लोगों का जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें एक अच्छा मुकाम पाना है. टू बी ट्रस्टेड हेल्थ केयर पार्टनर बनना है. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर पीपल डिजाइनर आईवेयर एट रिवोल्यूशनरी प्राइसेस. एज अ मिशन बेस्ड ब्रांड RB needed a way to instill their team of employees with a passion for the mission. RB let their employees know what they value and what the employees should value in who they are. This is important to setting up what they do and what they do it as a core foundation of their brand story. RB also contribute in philanthropic work. It inspires the people with its mission. For every pair glass, they donate a glass to the needy person. In December 2019, RB reported a donation of 9,60,000 pair of eyeglasses. Company claims to be 90% carbon neutral. कुछ एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड से. क्वेश्चन ने कहा RB Signer has recently invested heavily in IT to prevent fraud. Required. Examine the performance. आई होप आपने केस स्टडी मेरे साथ पढ़ ली है. मैं एक बार आपको ब्रीफ और कर देता हूँ इस केस स्टडी को. मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा. ये केस स्टडी 4 है. 2009 की बात है. लक्सो एक कंपनी है जो आईवेयर बनाती थी, चश्मे बनाती थी. यूएस की कंपनी, बहुत ही टॉप पे थी. लेकिन उसको चैलेंज दिया RB Signer INC ने. उसने पहली बार ऑनलाइन ग्लास का काम शुरू करा और उसने लक्सो को आने वाले 4 साल के अंदर जो उसकी मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी. इसके पीछे उसने काम कैसे किया? RB का जो मेन मिशन और विजन था वो बेसिकली लोगों को आई केयर के अंदर बेटर फैसिलिटी देने का था. उसने इजी बाइंग प्रोसेस रखा, डिलीवरी शुरू कर दी डोर स्टेप, स्टाइलिश ग्लास, कस्टमाइज डिज़ाइन और अफोर्डेबल रेट पर. इसके चलते इन लोगों ने नीडी लोगों को भी कुछ ग्लासेस बांटे और अब हमें बताना है इनकी परफॉर्मेंस के बारे में, एग्जामिन करना है. आइएगा मैं आपके साथ यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव. फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर हम देखते हैं हाउ डू वी लुक टू अवर शेयर होल्डर. हमने फाइनेंशियली कितना कमाया. 19 का टारगेट था 14%, लेकिन एक्चुअल है 13%. हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुआ है. ये बताता है कि हम अपनी एसेट्स को कितना इफेक्टिवली यूज़ करते हैं. लेकिन नेट इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है 89 मिलियन टू 95. तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है. हम कह सकते हैं ये जो ROCE कम हुई है ये किस वजह से हुई है? इन्होंने हेवीली IT के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो उसके रिजल्ट्स इनको बाद में नजर आएंगे, अभी इमीडिएटली नजर नहीं आएंगे. तो हो सकता है इनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई हो, इस वजह से इनका जो परसेंटेज रिटर्न है वो कम आया हो. तो पीछे कहीं ना कहीं लिखा है इस कंपनी ने इस बार IT के अंदर हैवी इन्वेस्ट किया है. तो ओवरऑल देखिए तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव इनका काफ़ी अच्छा लगता है. ROCE नो डाउट थोड़ा कम हुआ है, बट उसका रीज़न है इन्वेस्टमेंट इन IT, और नेट इनकम इनकी इंक्रीज हुई है. इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस ये कंट्रोल कर रहे हैं. नेक्स्ट, कस्टमर पर्सपेक्टिव. आप देख सकते हैं नंबर ऑफ फर्स्ट टाइम बायर और कस्टमर रिटेंशन रेशियो इन दोनों के अंदर इंक्रीज है. आप नए कस्टमर भले ही कितने जोड़ दें, लेकिन अगर आप पुराने कस्टमर को मेंटेन कर लेते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है. इन्होंने कस्टमर रिटेंशन रेशियो 75% सोची थी, 78% रखी. साथ में नए कस्टमर्स भी इन्होंने 1,20,000 जोड़ दिए, 1,20,000. इसका मतलब ये क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और ज़्यादातर कस्टमर इनसे सेटिस्फाइड हैं. नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी अब आप देख सकते हैं कम आ रही है, 2 से 1.5. इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट करी है, अपने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करी है, टीम वर्क इम्प्रूव हुआ होगा. नंबर ऑफ ग्लास डोनेटेड टू नीडी पीपल. ये सोसाइटी की तरफ भी अच्छा काम कर रहे हैं. इन्होंने 9 लाख का टारगेट बनाया था, बट 9,60,000 ग्लास डोनेट करे हैं. तो अगर कस्टमर पर्सपेक्टिव देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इन लोगों ने.
पुराने कस्टमर्स को मेंटेन किया है बल्कि इंक्रीज किया है, कुछ नए कस्टमर जितने सोचे थे उससे ज़्यादा ऐड किए हैं, साथ में कंप्लेंट्स कम हो रही हैं, इट मे बी ड्यू टू इम्प्रूव प्रोसेस, इम्प्रूव टेक्निक, इम्प्रूव सिस्टम एंड द टीम वर्क। जो ग्लास डोनेटेड है सोशल कॉस्ट वो भी इंक्रीज हो रहा है। इंटरनल बिजनेस, नंबर ऑफ प्रोसेस री इंजीनियर्ड, इन्होंने अपने कुछ छोटे छोटे प्रोसेस को रीडिजाइन री इंजीनियर किया है। इन्होंने प्लान बनाया था 100 बट इन्होंने री इंजीनियर किया 110। इससे इफेक्ट क्या हुआ, जो कंप्लेंट्स है ना आप देख रहे हैं साफ साफ वो कम हो गई हैं। पहले जो कंप्लेंट्स थी वो 2 कंप्लेंट्स आउट ऑफ 1000 थी, नाउ इट इज 1.5। अगर हम बीपीआर करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करते हैं, उसमें जो कमियां होती है उसको दूर करते हैं, तो इससे कंप्लेंट्स ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। नंबर ऑफ न्यू सर्विसेज मेड अवेलेबल थ्रू ऑनलाइन, यहाँ पे ये थोड़े पीछे रह गए। 4 इन्होंने सर्विसेज सोची थी बट इन्होंने 2 ही ऑनलाइन अप्लाई करी, अवेल करी। इंसिडेंस ऑफ फ्रॉड ऑन कस्टमर अकाउंट, इसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है। उसके पीछे रीजन ये है इन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किया है, उसका इफेक्ट नजर आने लग गया है। पहले 10 फ्रॉड होते थे आउट ऑफ 1000, नाउ देयर आर ओनली 3 फ्रॉड्स। एक सुकून की बात यह है CO2 एमिशन, जो पॉल्यूशन होता है एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी कम हुआ है। लर्निंग एंड ग्रोथ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेन टू इंस्ट्रक्ट रिटेलर्स, यहाँ पर रिटेलर्स जो हैं उनको ये कम ट्रेनिंग दे पाए हैं जितना इन्होंने सोचा था। ये एक वजह हो सकती है कि जो इनकी ROC है वो उतनी नहीं आ पाई जितनी आनी चाहिए थी। नंबर ऑफ आवर्स फॉर सोशल प्लान ये भी इंक्रीज हुए हैं। और ट्रेनिंग्स फ्रॉम रूरल एरिया, गांव से जो लोग आए हैं जिनको नौकरी देते हैं इन्होंने कम दी है। इसका रीजन हो सकता है कि वो लोग इंटरेस्टेड ना हो इनके पास आके काम करने के लिए, तो यहाँ पे ये लोग काम तो कर रहे हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बट कम होने का कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग ही इंटरेस्टेड ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चारों फ्रंट पे बेहतरीन है, फाइनेंशियल पे भी, कस्टमर में भी, इंटरनल बिजनेस एंड लर्निंग ग्रोथ के अंदर भी। एग्जैक्टली इसी तरह की चीजें आपको लिखनी है, करीब करीब एक पेज में अगर आप अपना आंसर बना देते हैं तो वो सेटिस्फैक्टरी सफिशिएंट माना जाता है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मैं आपके साथ एक आउटसोर्सिंग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये डिस्कस करूंगा। देखिए, माउंट स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, शॉर्ट में MSMF बोला गया है, deals in manufacturing of sports articles. Although MSMF is a major market player but can capture the market further. सबसे बड़ा प्लेयर है लेकिन अगर चाहे तो मार्केट और भी कैप्चर कर सकता है, इतना स्कोप है यहाँ पर। Currently MSMF manufacture 5 type of badminton shuttle name P101, 102, 103, 104, 105. Production facilities are limited factor at MSMF. Production and marginal cost of these 5 products are specified in the table. Monthly production हमें दे रखा है, direct material cost, direct labor cost, variable overhead cost. On drive to cost leadership strategy, MSMF is thinking to outsource some of the product. Shuttles can be sourced from a well-established company, Proteus, at the following price. There is no tie in between the product. All the product can आउटसोर्स इंडिविजुअली, दिस कॉस्ट आर ऑन CIF बेसिस। अगर ये खुद ना बना के आउटसोर्स करते हैं तो कॉस्ट हमें यहाँ पे दे रखी है। कंपनी वाइड फिक्स्ड ओवरहेड 15 लाख ईच ईयर, पूरे साल का फिक्स्ड ओवरहेड है, आउट ऑफ विच 2,40,000 इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट ऑन एनुअल बेसिस। उसमें से 2,40,000 एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन ऑफ दीज 5 प्रोडक्ट, इनको हम एलोकेट कर सकते हैं। The fixed overhead 2,40,000 is evenly split across 5 product, entirely avoidable. 2,40,000 अवॉइडेबल है, इनको 5 प्रोडक्ट में इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। Till date the company does not have any experience to outsource any relevant production. Mr. Singh, who is a newly appointed management accountant, bring the huge experience to the organization on cost control and reduction technique. While discussing the possibility of outsourcing with CFO, Mr. Singh explained limitation of outsourcing and also present a white paper on gain sharing arrangement, which can be entered with supplier to whom outsourcing is considered. CEO just entered into the office of CFO
on verge of such discussion, but he heard about gain sharing arrangement and curious to know further about the same. CEO post presentation discussion seeks report from Mr. Singh to recommend the product which should be outsourced. Report should also explain gain sharing arrangement along with aspect MSMF consider ensuring success out of gain sharing arrangement as a part of outsourcing contract with Proteus. क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ. ये कंपनी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट लीडर है, बट अभी भी कैपेसिटी रखती है बिजनेस को एक्सपेंड करने की. इनके 5 शटल कॉक हैं, 5 प्रोडक्ट हैं जो ये बना रहे हैं, मंथली डिमांड और उनकी कॉस्ट दे रखी है. एक प्रोटीज कंपनी है, ये उनको आउटसोर्स कर सकते हैं, वो उनको नेट डिलीवर करेंगे इस प्राइस पर. अब मिस्टर सिंह काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो सीएफओ के साथ डिस्कस कर रहे हैं, सीईओ के साथ डिस्कस कर रहा है कि हमें आउटसोर्स करना चाहिए, साथ में गेन शेयरिंग की भी बात कर रहा है. सीईओ सीएफओ को ये वर्ड बड़ा पसंद आया, उसको इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है. अब मिस्टर सिंह रिपोर्ट बना के देगा कि किन किन प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर सकते हैं और गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है और साथ में आउटसोर्स करने से कंपनी पे क्या इम्पैक्ट आता है. तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता हूँ. आइए मेरे साथ. जैसे एक प्रोडक्ट है P101 इसकी मंथली डिमांड कितनी है? 1000. अगर हम वेरिएबल कॉस्ट देखें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 6, 4, 10 और 2, 12, हमारी जो कॉस्ट है वो 12,000 है, साथ में फिक्स कॉस्ट भी है. वो कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट 15 लाख है, जिसमें से 2,40,000 इनको एट्रीब्यूटेबल है और ये टोटली अवॉइडेबल है. इसका मतलब ये रेलिवेंट है. 2,40,000 को 5 से डिवाइड किया तो 48,000 आ गया. 48,000 को 12 से डिवाइड किया, एक महीने का निकल आया 4,000. टोटल आता है 16. अगर हम आउटसोर्स करते हैं तो 17 रुपये कॉस्ट है एक की. 1,000 की कितनी आती है? 17,000. हमें इसको तो बनाना चाहिए, प्रोटीज को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि बनाने की कॉस्ट कम है. फिक्स कॉस्ट 15 लाख है, बट उसमें से 2,40,000 इन प्रोडक्ट्स के लिए है, बाकी और प्रोडक्ट्स के लिए होगी. और जो 2,40 इन प्रोडक्ट के लिए है वो अवॉइडेबल है, इसका मतलब वो रेलिवेंट है. वो पांचों प्रोडक्ट में स्प्लिट ओवर हो जाएगी और साथ में वो एनुअल है, मंथली निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे. मंथली इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जो 1,000 यूनिट दे रखे हैं वो मंथली बेसिस पे दे रखे हैं. मैं आपको एक प्रोडक्ट का करके और दिखाता हूँ. P102 का 1200 डिमांड है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 4, 9 and 3 यानी कि 60. 1200 इंटू 16 और 4,000 फिक्स्ड. टोटल चेक करते हैं कितना आता है. 23,200. और अगर परचेज करते हैं तो 1200 इंटू 18 21,600. ये तो आउटसोर्स ज़्यादा बेहतर आ रहा है, आउटसोर्स ज़्यादा बेहतर आ रहा है. बनाने में तो नुकसान है. क्यों बनाते हो इसको, क्यों बनाते हो ऐसे? तो आप देखेंगे आपको हर प्रोडक्ट को इस तरह से सोचना है. जहाँ तक मैंने इसको सॉल्व किया था मेरे को ध्यान है, इसमें से ये 2 प्रोडक्ट जो हैं P102 और P104, इनको हम प्रोटीज को आउटसोर्स करने का सोच रहे हैं. वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको जो बेनिफिट मिलता है वो कंपैरेटिवली नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब हमें लॉस हो रहा है. हम इन 2 प्रोडक्ट को आउटसोर्स करना चाहेंगे. अब इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, एक बार वो डिस्कस करते हैं. देखिए, जब आप अपने 2 प्रोडक्ट को आउटसोर्स करेंगे तो वहाँ से जो कैपेसिटी रिलीज होगी आपको चेक करना होगा क्या उसमें आप अदर 3 प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. अगर बढ़ा सकते हैं फिर तो ठीक है. फिर आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, क्या उसके लिए उतनी मार्केट अवेलेबल होगी, क्या हम उसको बेच पाएंगे? अगर बेच सकते हैं फिर तो ठीक है. लेकिन मान लीजिए इससे ज़्यादा मार्केट नहीं है, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते अदर 3 प्रोडक्ट का, तो ऐसे में आपको जो वर्कर P102, 104 बना रहे हैं उनको ले ऑफ, रिट्रेंच करना पड़ेगा. कहीं ऐसा तो नहीं वो फैल जाएं और वो स्ट्राइक कर दें और औरों को भी भड़का दें और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ इंटरप्ट हो जाएं.
या आप उनको मुंह बंद कराने के लिए कोई हैंडसम रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन देंगे। क्या वो कॉम्पनसेशन आप पे कर सकते हैं? इतने फंड्स हैं आपके पास? इसके अलावा आप प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या प्रोटीज की क्वालिटी, प्राइस, ये सब ठीक रहेगा? डिलीवरी स्टेबल रहेगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो बीच में डिलीवरी देना बंद कर दे, तो आपको ये चीज़ें भी देखनी है। जहाँ तक गेन शेयरिंग की बात है, गेन शेयरिंग क्या होता है? गेन शेयरिंग का पहला जो एक नाम है वो है कॉस्ट सेविंग शेयरिंग अरेंजमेंट। इसके अंदर गेन को या कॉस्ट सेविंग को शेयर करते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कोई यंग एंटरप्रेन्योर है, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, वो बिजनेस कर सकता है, बट फंड्स नहीं है। तो कुछ सप्लायर होते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो या फाइनेंसर हो, वो ये कहता है कि तुम काम करो, हम आपको पैसा या रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। वो लोग अपना पार्ट परफॉर्म करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हमें वापस कुछ मिलेगा, लेकिन वो सामने वाले की कंपनी में इक्विटी पार्टिसिपेशन ले लेते हैं। अगर उसको प्रॉफिट होता है तो इनको प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगी। एक तरह से कह सकते हैं ये फॉर्च्यून उनके हाथ लग सकता है, या वो खाली हाथ भी यहाँ से जा सकते हैं, बट ये विन विन सिचुएशन है दोनों केस में। इस केस में जो कंपनी का मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसका कहना ये है, हम लोग प्रोटीज से बात करते हैं, अगर गेन शेयरिंग पॉसिबल है तो वो अरेंजमेंट कर लेते हैं। इसका मतलब हम लोग उनसे यूनिट्स खरीदेंगे, बट हम लोग उनको पे नहीं करेंगे। जितना हमको बेनिफिट होगा उस बेनिफिट के अंदर वो लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम उनको इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट फॉर एवरी यूनिट, वो हमारी कंपनी में इक्विटी पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, और इक्विटी पार्टिसिपेशन लेने के बाद जो बेनिफिट होगा वो हम दोनों शेयर कर लेंगे। ये है बेसिकली गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। आउटसोर्सिंग का बहुत ही इजी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन पहले तो हमने कर लिया था CRM, बीच में एक GIT का है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो RTP में पहली बार पूछा गया है। मैं आपको बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, पियर्सन मेटल एंड मोटर वर्क्स डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉपर वायर इलेक्ट्रॉनिक मोटर विच इज स्पेशली डिजाइन। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक मोटर बनाते हैं। PM2W is thinking to shift from traditional system to GIT। अब ये लोग GIT पे शिफ्ट होना चाहते हैं। CEO among the top bosses at PM2W are hopeful that implementation of GIT will not only improve value in value chain for end customer but also improve overall manufacturing cycle efficiency। GIT pre-implementation team was forced to evaluate the probabilities, which collects the following actual and estimated data about the process. Traditional system: assembling, storage, moving, processing. Actual GIT में estimated. Further, PM2W decided to practice single piece flow under GIT. PM2W received an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. Total available production time. What customer demand is 480 minutes, out of which normal practice 30 minutes will be spent in shutdown and cleaning. CEO is also considering GIT purchase apart from GIT production. Explain GIT, calculate takt time and interpret the result. Advise whether company should shift to GIT। देखिए GIT क्या होता है। GIT एक कॉन्सेप्ट है जो जापान से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन इसको पॉपुलर बनाया था US ने। ये कॉन्सेप्ट क्या है, जापान में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो लोग बड़ा लो फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो गई थी। अब गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही थी कि आप दोबारा से इंडस्ट्रियलाइजेशन को रीगेन कीजिए। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ये कहते हैं कि हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को रीगेन करें। हमारे पास ना तो मैन है, ना मटेरियल है, ना कैपिटल है, ना लैंड है, इवन कोई कस्टमर भी नहीं है, क्योंकि जितना भी मैन था उन सबको सैनिक बना के वॉर में भेज दिया। अब वहाँ पे या तो वो लोग मारे गए या हैंडीकैप हो गए। मटेरियल की जापान में पहले से ही कमी थी, वो लोग तो दूसरे देशों पे आक्रमण करके उनके नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किया करते थे। कैपिटल रहा नहीं क्योंकि देश में इतना नुकसान हो गया। साथ में कस्टमर की जॉब छूट गई, बिजनेस खत्म हो गए, अब पेइंग कैपेसिटी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर कहता है मैं बना के क्या करूँगा, मैंने बना लिया, नहीं बिका, उल्टा और नुकसान।
तो उस समय समय की मांग थी, समय की डिमांड थी। जब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, कस्टमर के पास गए। जैसे एक मैन्युफैक्चरर कस्टमर के पास गया, उसको बोला भैया तुमको क्या चाहिए, तो उसने बोला भाई मेरे को एक मान लो शूज़ चाहिए। उसने बोला ठीक है सर मैं शूज़ बना दूंगा, आप मेरे को स्पेसिफिकेशन बताइए। उसने स्पेसिफिकेशन बता दी। आप मेरे को कितना पैसा देंगे, उसने कहा 500 से ज़्यादा नहीं दे सकता। उसने कहा ठीक। अब मैन्युफैक्चर फटाफट आता है, रॉ मटेरियल सप्लायर के पास जाता है। अगर तो कस्टमर से कुछ एडवांस मिला है तो वो थोड़ा सा रॉ मटेरियल सप्लायर को दे देता है, वरना रॉ मटेरियल सप्लायर को कहता है तू फटाफट से मेरे को सामान दे, मैं शूज़ बनाऊंगा। तो वो अकॉर्डिंगली सामान उठाता है, एक पेयर के लिए शूज़ बनाता है और वो कस्टमर को डिलीवर करके उससे पैसे पकड़ लेता है। आपने देखा इसके अंदर उसने जेआईटी परचेजिंग करी, जेआईटी प्रोडक्शन, मतलब ऑन टाइम परचेज ऑन टाइम प्रोडक्शन। साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब वो प्रोडक्शन कर रहा था तो उसको ये पहले से पता था अगर मैं इसके अंदर डिफेक्ट ले आऊँगा, अगर मैं इसके अंदर डिफेक्ट ले आऊँगा तो कस्टमर इसको रिजेक्ट कर देगा, और कस्टमर रिजेक्ट कर देगा तो मेरे हाथ से काम निकल जाएगा। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था किसी भी तरह का डिफेक्ट। इस वजह से जीआईटी जीरो डिफेक्ट जीरो वेस्टेज पे भी फोकस करती है। जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं वो अटमोस्ट क्वालिटी का बनाते हैं। तो जीआईटी के अंदर हम स्टॉक को तो जीरो रखते हैं, साथ में क्वालिटी बेहतरीन देते हैं, डिफेक्ट्स को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। अब इसने ऑन टाइम डिलीवर कर दी, धीरे 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 इसका काम बढ़ने लगा। इस तरह से ये पहले ऑर्डर बुक करता है, बाद में प्रोडक्शन करता है। जीआईटी कहता है आपको इन्वेस्टमेंट भी कम करनी है, इसके लिए वो फ्लेक्सिबल वर्किंग सेल बनाता है। जैसे जो वर्क स्टेशन होते हैं वो एक स्पेस में एक डिज़ाइन बना दिया, अब उसको मल्टीपल के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरह जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मल्टी स्किल बनाया जाता है, उनको डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक आदमी कई तरह के काम कर सकता है, ऐसा जीआईटी के अंदर फोकस किया जाता है। सो कुल मिला के जीआईटी एक प्रोडक्शन और परचेज मेथडोलॉजी है जिसके अंदर हम लोग हर तरह की इन्वेंट्री को अपने सिस्टम से एलिमिनेट कर देते हैं और प्रोडक्शन करते हैं विद जीरो वेस्टेज जीरो डिफेक्ट। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है, एक होती है रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक फिनिश गुड्स। हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को जीरो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लिंक बिठाना पड़ता है सप्लायर के साथ। अगर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को सप्लायर के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री नील हो सकती है, अदरवाइज नहीं। इसके लिए आपको सप्लायर इवैल्यूएशन करना पड़ता है। जो भी आपके रॉ मटेरियल सप्लायर हैं उनको आप देखिए वो आपको रॉ मटेरियल दे पाते हैं कि नहीं। अगर किसी का क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई डिले करता है, किसी का गुडविल खराब है, तो आप उनको हटा सकते हैं। रेस्ट जो सप्लायर हैं उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए ऐसा कौन सा सप्लायर जो आपके साथ डील कर सकता है, आप उसको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं, वो आपको टाइमली क्वालिटी डिलीवरी दे दें। अगर ऐसा हो जाता है तो आप उसको एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे अब वो आपको टाइमली डिलीवर करेगा, आप अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में कई बार प्रोडक्ट कई सारे प्रोसेस से पास होता है। ऐसा होता है कि एक प्रोसेस की स्पीड ज़्यादा है, एक की कम है, वो मिसमैच हो जाता है। तो पहले प्रोसेस ने मान लीजिए 50 यूनिट बना के दूसरे प्रोसेस के आगे रख दिए, दूसरे ने 50 में से 20 ही बनाए, अब 30 वहाँ पे अधूरे पड़े हो गए। कल भी यही होगा, परसों भी ये होगा, तो इससे होगा क्या, डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री पाइलअप हो जाएगी। अगर आपको इसको ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्या होता है, जो नीचे वाली मशीन है उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम मशीन, और जो पहली मशीन है उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम मशीन अपस्ट्रीम मशीन को ऑथराइज करती है कि तेरे को प्रोडक्शन जो करना है वो मेरे हिसाब से करना है। हम तेरे को एक सिग्नल देंगे, उस सिग्नल के हिसाब से तू काम करियो। सिग्नल किसी भी तरह से हो सकता है, लाइट की शेप में, या कोई इशारा हो गया, कोई आवाज़, कोई सायरन हो गई। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चलता है, जब से लैपटॉप कंप्यूटर्स आए हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको मैसेज दे देते हैं। मैसेज किस तरह से देते हैं, जैसे सेकंड मशीन के पास काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया, उसको लगता है शायद आज मेरे लिए इतना बहुत है, या पहले मैं इसको बना लेता हूँ, तो वो प्रोडक्शन को रोकने के लिए सिग्नल देता है अपस्ट्रीम मशीन को। जैसे अपस्ट्रीम मशीन को ये सिग्नल पहुंचता है वो अपना प्रोडक्शन रोक देते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं। इस समय वो लोग खाली नहीं बैठते, वो अपनी मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं जिससे कि मशीन कभी खराब ही ना हो। तो मशीन के चेक्स करते हैं, उसको रूटीन रिपेयर, रूटीन क्लीनिंग करते हैं। इस दौरान सेकेंड मशीन वाला अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखता है।
जब उसको लगता है अब तो एक दो प्रोडक्ट बचे हैं बट टाइम अभी है आज का, तो वो दोबारा से फर्स्ट मशीन को ऑथराइज करता है प्रोडक्शन को रीस्टार्ट करने के लिए, और उसको जब लगता है कि मेरे पे आज की क्वांटिटी सफिशिएंट आ गई है, वो दोबारा से अपस्ट्रीम मशीन को रोक देता है। इस सिस्टम को बोलते हैं कैन बैन कार्ड या कैन बैन सिस्टम, जिसमें एक मशीन दूसरी मशीन को ऑथराइज करती है प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री मैंने आपको बताया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल करते हैं, बाद में प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो किसके ऊपर काम कर रही हैं, इसी टेक्निक के थ्रू। इसको बोलते हैं पुल सिस्टम। पुश में क्या होता है, हम बना के बाजार में फेंक देते हैं, कस्टमर जाता है और उसको खरीदता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट ना हो। तो पुल सिस्टम के अंदर हम तभी बनाते हैं जब ऑर्डर आता है, तो इससे हम फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री कैरी नहीं करते। सो जेआईटी हम बोल सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ आइडिया है, जिसके अंदर हम ऑन टाइम परचेज ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं और साथ में किसी भी तरह के डिफेक्ट को अराइज नहीं होने देते। इसके अंदर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बिलीव करते हैं, साथ में ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो वेस्टेज और फ्लेक्सिबल वर्किंग सेल्स, मल्टी स्किल्ड एम्प्लॉय, इनके ऊपर काम करते हैं। इसके लिए आपको जो प्रीवियस आपके सप्लायर हैं उनसे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, सप्लायर इवैल्यूएशन करना पड़ता है, और सेल्स के लिए आपको पुल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीरो इन्वेंट्री कैरी कर लेते हैं। इसका दूसरा है कैलकुलेट टक्ट टाइम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना टक्ट टाइम, ये पहली बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पहली बार हमने आरटीपी के अंदर देखा है। इवन इसका स्टडी में भी कहीं जिक्र नहीं है। टक्ट टाइम क्या होता है, सुनिएगा जरा। ये वो टाइम है जो आप एक दिन में कई बार सोचते हैं आप इसको फॉलो भी करते हैं। कैसे? जैसे जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो उससे एक महीना पहला, 2 महीना पहला, 2.5 महीना पहला हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अभी 60 डेज है, तो हमें ऐसा लगता है 60 डेज हैं। अब 60 डेज में से मान लीजिए 4 दिन हमारे किसी कारणवश खराब होने वाले हैं। या तो मान लीजिए कोई आउट स्टेशन जाना है, या कोई ऑडिट पे जाना है, या घर में कोई फंक्शन है, तो हम 60 में से 4 दिन हटा देते हैं। अब 56 बच गए। 8 सब्जेक्ट है, 8। तो अब हम एक सब्जेक्ट पे सोचते हैं कितना टाइम देंगे, हम एक सब्जेक्ट पे 7 दिन देंगे। इसी को बोलते हैं टक्ट टाइम। टक्ट टाइम का मतलब है इफेक्टिवली आप एक सब्जेक्ट पे कितना टाइम दे रहे हैं। या ऐसे बोल दो आपने एक सब्जेक्ट शुरू करा, अब जब दूसरा शुरू करोगे उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसको टक्ट टाइम बोलते हैं। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर कंपनी के पास ऑर्डर्स आते हैं अब वो देखते हैं कि ऑर्डर डिलीवर कब करना है, तब तक हमारे पास कितना टाइम है, उसमें से कितना टाइम हमारा वेस्ट हो सकता है, उसके बाद इस ऑर्डर के अंदर कितनी क्वांटिटी डिलीवर करनी है। अब सोचते हैं ये क्वांटिटी इतने समय में बनानी है, तो एक यूनिट कितने समय में बनानी है, इसी को बोलते हैं टक्ट टाइम। या एक यूनिट अभी स्टार्ट कर दी, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होने में जितना भी टाइम गैप है, इसी को बोलते हैं टक्ट टाइम। मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ पढ़ी, देखिए फर्दर पीएम W decided to practice single piece flow under JIT. They receive an order which is due to manufacture and delivered for 10 such motors. ये मोटर्स बनाते हैं, इनको 10 मोटर का ऑर्डर आया है। The total available production time to produce what customer demand is 480 minutes, out of which it normal practice 30 minutes will be spent on shutdown and cleaning. कस्टमर को जब डिलीवरी देनी है तब तक 480 मिनट्स है, 30 तो क्लीनिंग मेंटेनेंस पे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब 450 मिनट्स में 10 यूनिट बनाने हैं, मोटे मोटे 450 मिनट्स में 10 यूनिट बनाने हैं, तो एक यूनिट के लिए कितना हो गया, 45 मिनट्स। इसी को बोलते हैं टक्ट टाइम। इंटरप्रिटेट द रिजल्ट्स। अगर ये एक यूनिट 45 मिनट से बना लेते हैं तो ये टाइमली अपना प्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे। अगर इन्होंने 45 मिनट से ज़्यादा लिया तो अब इनका जो प्रोडक्शन है वो धीरे हो जाएगा और ये उतना नहीं बना के बेच पाएंगे जितना इन्होंने सोचा है। नेक्स्ट, एडवाइस वेदर कंपनी कैन शिफ्ट टू JIT। आपको बताना है क्या कंपनी को JIT पे शिफ्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। JIT के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं।
and we only focus on value added activity. वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होता है? कोई ऐसा काम जो हम करते हैं जो ज़रूरी है प्रोडक्शन को कैरी करने के लिए, जिसको कस्टमर भी रिकॉग्नाइज करता है, उस काम के कस्टमर भी हमको पैसे देने को तैयार हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड एक्टिविटी। बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो हम कर रहे हैं बट उसका रिकॉग्निशन नहीं है, कस्टमर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, कस्टमर उसके लिए कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज़ को बोलते हैं NVAs, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़। हम लोगों को एनवीएस को अपने प्रोडक्शन सिस्टम से हटा देना चाहिए, तभी हमारा प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन होता है। एक बार यहाँ पे कुछ डिटेल हमें दे रखी है, उसको चेक कर लेते हैं। आप आइएगा जरा देखते हैं। CEO among the top bosses at PMW are hopeful that implementation of JIT will not only improve value in value chain for end customer but also improve overall manufacturing cycle efficiency. JIT pre-implementation team was formed to evaluate the probabilities which collect following actual and estimate data. कैटेगरीज दे रखी हैं: इंस्पेक्शन, स्टोरेज, मूविंग, प्रोसेसिंग। इंस्पेक्शन कायर लोग करते हैं जिनको अपने ऊपर शक होता है, बनने के बाद देखते हैं ठीक है कि नहीं। सो इंस्पेक्शन इज द NVA। ये बहुत लेट हो रहा है, पोस्ट कंट्रोल, बेकार। स्टोरेज, आप स्टोरेज करते ही क्यों हैं? ना रॉ मटेरियल करें ना फिनिश, उसका डायरेक्ट डिलीवर करें। मूविंग, पहले बना के रख लेते हैं, फिर मूव करते हैं वेयर हाउस में, फिर वहां से कस्टमर को देते हैं, ये भी NVA है। अगर देखा जाए तो सिर्फ प्रोसेसिंग ही वैल्यू एडेड है। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 200 मिनट्स। यहां कितना लग रहा है? 100 मिनट। अगर आप इफेक्टिव देखेंगे तो 60 मिनट से काम किए हैं आउट ऑफ 200, 30%, और यहाँ 40%। ये लोग कहते हैं कि हमें JIT पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। यस, बिल्कुल शिफ्ट हो जाना चाहिए। एक तो JIT आने से आपका जो साइकिल टाइम है, साइकिल एफिशिएंसी है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है, वो 200 मिनट से 100 मिनट पे शिफ्ट हो गई। आधा टाइम तो आपका वैसे ही बच गया। अच्छा, 200 में से इफेक्टिव साइकिल एफिशिएंसी 30% हुआ करती थी, अब 100 में से 40 है, यानी कि 40%। इसका मतलब 100 में भी वेस्टेज कम हो गई है। यस, द कंपनी शुड शिफ्ट टू द JIT, क्योंकि JIT पे शिफ्ट होने से काफ़ी सारी नॉन वैल्यूडेड एक्टिविटीज़ यहाँ से हट गई हैं। नाउ देयर आर ओनली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, और साथ में कंपनी का टाइम भी कम हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलूँगा। हमने 9th और 10th तो पहले कर लिया था, 7th भी हो गया था, 6th हमने डिस्कस किया। आई थिंक एक ही क्वेश्चन बचा है, 5th। ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक कॉलेज की परफॉर्मेंस मेजर करनी है। देखिए क्या है। Spicy is one of the top engineering coaching institute. It operates a chain of 150 centers across the country of Mayaland. Spicy is equipped with team of topmost faculties for preparation of G, who are known for giving best result year after year. Students willing to join Spicy have to appear for admission test. These tests help the student in understanding their potential and also provide them with opportunity for scholarship, helps them reward excellent academically and monetarily. In addition, Spicy provides comfortable classroom, libraries, ambience for overall development of student. Spicy deliver quality coaching for Z by providing innovative ways, therefore prepare student for all challenges. Spicy pride itself on their results and level of education it offers to student. Spicy एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, 150 के 157 अराउंड सेंटर्स हैं। जी की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर कोई भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है तो पहले एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इससे स्टूडेंट को अपने लेवल के बारे में पता चलता है, स्टूडेंट के अकेडमिक्स के बारे में पता चलता है, और स्कॉलरशिप वगैरह भी उसी के बेस पे दी जाती है। स्पाइसी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा रिजल्ट्स है, एम्बियंस बेहतर है,
और साथ में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं ये लोग। आगे देखिए, इट हैज़ प्रीवियसली बीन सक्सेसफुल इन अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अक्रॉस द नेशन. However, in recent years, the enrollment of student has started to decline as a result of introduction of online platform. पहले तो फेस टू फेस में इधर बहुत बच्चे आया करते थे, लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो गया है तो यहाँ बच्चे कम जा रहे हैं. Several recent survey have planned a disappointing picture for market in 2020. और कई सारे सर्वे ऐसे हुए हैं, उन्होंने तो 2020 को बस ये दिखा दिया कि अब कुछ भी नहीं होगा, आपका धंधा बंद हो जाएगा. A survey by My Education Outlook over the month to 30th December found that only 1 in 5 respondent believes their business will be better in 2020 compared to 29. एक ऑथर है, उसने बोला है हमने 5 बिजनेसमैन से सर्वे किया है, उन्होंने एक नहीं कहा कि बिजनेस बेटर होगा, 4 तो डरे बैठे हैं. इसका मतलब रिसेशन आने वाला है. इसको देख के ऐसा लगता है. Spicy has a policy to set standard fee based on location of a particular coaching center. It also takes into account fees charged by competitor. However, institute manager have the right to offer discount to underprivileged student or scholarship to merit student and to reduce fee structure when student hiring ratio in their classroom are expected to be low. The average student fee per student across all center was 15,000 in 2019 compared to 12,000 in 2018. ये कहते हैं जो फीस है ना वो हमने शहर के हिसाब से रख रखी है, कॉम्पिटिटर के हिसाब से रख रखी है. बाकी मैनेजर के पास पावर है हर सेंटर के कि अगर कोई नीडी पर्सन आता है, स्कॉलरशिप वाला आता है तो फीस कम भी कर सकता है वो. साथ में SHR स्टूडेंट हायरिंग रेशो, अगर हमें लगता है कि एडमिशन्स कम हो रहे हैं तो हम फीस कम कर देते हैं. Spicy also generate revenue from additional services available to student such as selling book, providing test series. इसको क्रॉस सेल बोलते हैं, क्रॉस सेल. The series of periodic tests are identical to the pattern of various competitive engineering examination and give sufficient practice to the aspirant for the same. Every test attempted by student gives them a clear idea of their understanding of the concept, timeliness, strength, weakness and ranking among the aspirant across माइलेज. वो कहते हैं जितने भी टेस्ट अटेम्प्ट किए जाते हैं वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आइडिया देते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, वीकनेस के बारे में, रैंकिंग के बारे में. समरी फ्रॉम स्पाइसीज मैनेजमेंट अकाउंट्स, कुछ डिटेल हमें यहाँ पे दे रखी है. ग्रॉस फी ईयर एंडेड 2018, ईयर एंडेड 2019. आप देखेंगे तो ग्रॉस फी बड़ी है, बट डिस्काउंट के बाद नेट फी में स्लाइटली इंक्रीज है. अदर रेवेन्यूज में इंक्रीज है, टोटल रेवेन्यूज इंक्रीज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, इस वजह से प्रॉफिट कम आ रहा है. अदर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें इंक्रीज हुआ है. एवरेज स्टूडेंट हायरिंग रेशियो ये बड़ी है. एवरेज स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेटिंग ये कम हो गया है. एट द एंड ऑफ द कोर्स or at the end of the unit within the course, students are asked to complete a questionnaire rating based on scale 1 to 10, where 10 represent excellent with various aspects, for example knowledge level of faculty, quality of support material, approachability of faculty to ask them question. Two issues are becoming increasingly frequent in student comment alongside the scores. कोर्स ख़त्म होने के बाद बच्चों को एक फीडबैक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उनको बोलते हैं कि आप 1 से 10 तक हमारे इंस्टीट्यूट को नंबर दो, टीचर की नॉलेज कितनी थी, आप उनको कांटेक्ट कर पाए, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी कि नहीं करी. तो 2 इश्यूज बड़े कॉमन हैं जो बच्चे रेस कर रहे हैं. स्टूडेंट कंप्लेन्स दैट फैकल्टी इन इंस्टीट्यूट वर फुल ऑफ एटीट्यूड, नॉट टेकिंग द डाउट ऑफ स्टूडेंट, इंस्टेड एनकरेजिंग स्टूडेंट टू सॉल्व देयर डाउट्स इन द क्लास. They insulted the student who raised their doubts during class, so their standard of education has not been good as in previous session. वो कहते हैं जो टीचर है बड़े एटीट्यूड पे रहते हैं, बच्चे डाउट पूछते हैं तो कहते हैं कल बताएंगे और उनकी इंसल्ट कर देते हैं क्लास में, अबे तेरे को इतना भी नहीं आता क्या, ऐसे बोलकर. तो कह रहे हैं पास्ट में तो ठीक था बट अब करंट सिनेरियो में बड़ी दिक्कत है ऐसे. स्टूडेंट इन क्लास नीड स्पेशल इंडिविजुअल अटेंशन, देयर इज नीड ऑफ स्मार्ट क्लासेस, डाउट सॉल्विंग सेशन टू इम्प्रूव द रिजल्ट. कोई डाउट सॉल्विंग ये सब क्लासेस वहाँ पे नहीं लेते हैं, ना स्मार्ट क्लास लग रही हैं, तो रिजल्ट कैसे इम्प्रूव होगा. Spicy had planned to start a remedial program for every student for all center at the beginning of 2018.
स्पाइसी ने एक रेमेडियल प्रोग्राम स्टार्ट किया है फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर ऑल सेंटर at beginning of 2018. However, this program has been put on hold to reduce expenditure. Analyze spicy performance for the year ended. आपको spicy की performance analyze करनी है. देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे फाइनेंशियल ग्राउंड पे अगर आप देखें, ग्रॉस फी में इंक्रीज हुआ है लेकिन इन्होंने डिस्काउंट स्कॉलरशिप ज़्यादा दी है. इसका मतलब ये है स्टूडेंट हायरिंग रेशो कम हुई है, क्लासरूम को फिल करने के लिए ऐसा किया गया है. बट यहाँ पे SHR इंक्रीज हो रहा है. लगता है बच्चे की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम है या इनका नाम खराब हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, तो ये लोग ज़्यादा डिस्काउंट देके उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. ग्रॉस फीस बढ़ने के बाद ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया तो नेट फी में मामूली सा इंक्रीज है. लेकिन इन्होंने अगर डिस्काउंट दिया तो इसका एक बेनिफिट भी है, इनकी जो बुक्स हैं या बाकी कैंटीन का मटेरियल है वो सेल हो रहा है, तो वहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हो गया. दिस इज द पॉजिटिव साइन. साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रिडक्शन है क्योंकि इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इतनी ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट इन लोगों ने बढ़ा दी है, वो ठीक नहीं है. हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट का ब्रेकअप भी नहीं दे रखा, वेरिएबल कितनी है फिक्स कितनी है, क्योंकि हो सकता है कोई फिक्स भी बढ़ी हो, तो जब तक ब्रेकअप ना हो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते. बट ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नो डाउट बढ़ी है, इस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है. अब स्टूडेंट का सेटिस्फेक्शन रेटिंग गिरा है, इसके लिए इन लोगों को इसको सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि अगर रेटिंग गिरता है तो फ्यूचर के जो रेवेन्यूज़ है वो अफेक्ट हो सकते हैं. तो इनको किसी भी तरह से अपना जो मेन बिलीव है बच्चों के बीच में वो मेंटेन करना पड़ेगा. फैकल्टीज़ को इनको सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से बच्चों को टाइम देते हैं. और कम रेवेन्यू के कारण इन्होंने एक बीच में जो प्रोग्राम होल्ड कर दिया था वो इनको नहीं करना चाहिए. इनको वो प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए था जिससे एवरेज स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके. साथ में एवरेज SHR ये इंक्रीज हुआ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. मैं इसका आंसर एक बार आपको दिखाना चाहूँगा. स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट ये गिरा है बट इसको मेंटेन करना पड़ेगा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके कम हुए हैं इन स्पाइट की आपकी फ़ीस बढ़ी है, रीज़न आपकी कॉस्ट ज़्यादा है. बट कॉस्ट पे हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ब्रेकअप नहीं पता. और जहाँ तक रेवेन्यू की बात है, ग्रॉस फीस बढ़ी बट आपने डिस्काउंट दिए, मे बी बच्चे आपके पास नहीं आ रहे हों, सो नेट में मार्जिनल सा इंक्रीज़ है. साथ में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी इंक्रीज़ आपने कर दी है. तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन पे कमेंट करना था. आई होप आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे. हमने 2 पार्ट के अंदर इसको डिस्कस कर लिया है. पार्ट 1 हमने ऑलरेडी पहले करा दिया था, ये पार्ट 2 था मई 2020 RTP का. हम बड़ी जल्द बाकी के RTPs को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो वहाँ पे डालें तो वो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी प्रिपरेशन में उसको इंक्लूड कर लें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.